साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन तमाम संगठनों के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन की तैयारी के अंतर्गत आज के ये मीटिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, हम लोगों को कुछ बातें जानने की, समझने की जरूरत है। आप लोगों को याद होगा, बहुत लंबा समय लगाकर आज हम लोग राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करने के काम में सफल हुए हैं। देश में 36 राज्य हैं और इन 36 राज्यों में 769 जिले, 36 राज्यों के अंदर 769 जिले, और उसमें से 32 राज्यों में हमने 625 जिलों में ये संगठन खड़ा किया है। तो ये एक भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम है और ये भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम उसके साथ साथ 6000 से ज्यादा जातियों के टुकड़े ब्राह्मणवादी लोगों ने किए, हमारे लोगों के। उनमें से 3000 से ज्यादा SC, ST और SC माइनॉरिटी के टुकड़ों को जगाने में और जोड़ने में हम लोग सारे देश भर में कामयाब हुए। तो ये बहुत लंबा समय लगाकर, जब मेरी उम्र 19 साल की थी तो हमारे देश में कानून के अनुसार 18 साल की उम्र में कोई भी आदमी सरकारी नौकरी कर सकता है। उसके अनुसार हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मेरिट के आधार पर अगर किसी इंटरव्यू के डायरेक्ट सिलेक्शन होकर टेलीफोन विभाग में मुझे नौकरी लगी। 19 साल की उम्र थी और इस वजह से जैसे ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में ज्वाइन हो गए तो उस डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति थे, वो पहले से ही वहां से अपनी काम करते थे। जब मैं जैसे ही ज्वाइन हो गया ज्वाइन होने के बाद में उस व्यक्ति ने मुझे पहले ही दिन शाम के 6 बजे, जब मेरा दिन समाप्त हो गया सर्विस में, तो शाम को मुझे मांगसेप की मीटिंग में ले गया और वो मीटिंग में लेकर जाने के बाद हमने वहां जो कुछ भी सुना उसके अनुसार हमें लगा कि ये काम करना चाहिए। तो नौकरी के पहले दिन से ही हमने मांगसेप संगठन को ज्वाइन किया। मेरी उम्र 19 साल की थी। अभी 68 मेरा रनिंग चल रहा है और लगभग 48 साल से ज्यादा समय हो गया। इतना लंबा समय लगाकर हमने
625 जिलों में संगठन खड़ा किया। तो रात दिन मेहनत करके भौगोलिक नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग का विशाल संगठन खड़ा किया। आज तक आप लोगों ने, तमाम लोग आरएसएस के विरोध में भाषण करते रहे हैं, बोलते रहे। उसके हेडक्वार्टर को घेरने का काम हमारे अलावा किसी ने किया है? बस ऐसा किसी के दिमाग में सोच भी नहीं है, करने का बहुत दूर की बात है। ऐसा नागपुर में जाकर हमने करके दिखाया, और ऐसा घोषणा करने की वजह से आरएसएस का सरसंघचालक मोहन भागवत आरएसएस के हेडक्वार्टर से हमारे आंदोलन के 12 दिन पहले से छोड़ के चला गया। आंदोलन समाप्त होने के बाद ही वापस में आए, पूरा लॉक वाक पूरा लगा करके हेडक्वार्टर को आ गए। और हमारे तमाम लोगों ने वहां जाकर देखा। तो मैं आपको काल्पनिक बात नहीं बता रहा, ये हमारे लोगों ने 2 बातें देखी। एक, तमाम लोग आरएसएस का जबानी विरोध करते हैं, और जैसे बैल जुगाली करता है, जुगाली बोलते, क्या बोलते हैं? हाँ, हमारे यहाँ जुगाली बोलते हैं। तो पहले से खा लेता है और बाद में फिर उसको चबाते रहता है, उसको जुगाली बोलते हैं, जानते हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे। हाँ, तो उस तरह से ये जितने भी लोग हैं वो लोग जुबानी जुगाली करते रहते हैं आरएसएस के विरोध की, करते कुछ नहीं। मगर हम लोगों ने नागपुर के हेडक्वार्टर में, जो नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, उसको घेरने का काम किया। और तो समझ में आना चाहिए कि इतनी बड़ी संगठित शक्ति अगर हमने निर्माण नहीं की होती तो हमारे लोगों का हौसला इतना बड़ा कैसे हो सकता। तो ये संगठित शक्ति के बल पर ही हमने ऐसा किया। तो मानसिक को बढ़ाने के लिए बहुत लंबा समय लगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, और पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। उसको जब कहा जाता है तो 10 सवाल पूछता है, जवाब दो, वो भी संतुष्ट नहीं होता है। अगली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तब जाकर के बहुत लंबा समय लगा करके इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया गया। ये तो मुलाजिमों का संगठन है, कर्मचारी लोगों का संगठन है। इस वजह से ये योजना बनाई गई। अरे मोबाइल पर बोल रहे क्या? सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो प्लानिंग बनाकर, योजना बनाकर, ये मुलाजिमों का, कर्मचारी लोगों का संगठन है। तो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल की वजह से क्या आंदोलन करने के लिए रुकावटें होती है। तो इस वजह से वो लोग आंदोलन नहीं कर पाते हैं। वैचारिक आंदोलन तो कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल बातें तो कर सकते हैं, प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत संगठन बनाने का, संगठन संचालन करने का, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने का, ये संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो ये ध्यान रखा कि हमारे लोगों को संगठन बनाने का मौलिक अधिकार होना चाहिए, तो मौलिक अधिकार बहाल किया गया। तो उसके तहत
हम लोगों ने वैचारिक रूप से वामसिक संगठन जो है देश भर में बनाया, बढ़ाया। और उसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि अब हमें आंदोलन करना चाहिए, फिजिकली हम लोगों को मैदान में उतरना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए दूसरी रणनीति बनाई। अब हम लोग अपने आंदोलन को दूसरे चरण में डाल रहे हैं और उसके तहत बड़े पैमाने पर 2030 तक, अभी हमारी योजना है 2030 तक हर 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद हम लोग फिजिकली आंदोलन करेंगे। यानी 5 महीने 29 दिन तैयारी करेंगे, 1 दिन आंदोलन करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की मुख्य बात आपको समझनी है। इस आंदोलन की मुख्य बात आंदोलन करना नहीं है। आंदोलन कर रहे हैं मगर मुख्य बात आंदोलन करना नहीं है, क्योंकि आंदोलन तो 1 दिन कर रहे हैं और तैयारी 5 महीने 29 दिन कर रहे हैं। इसका मतलब है आंदोलन करना मुख्य बात नहीं। 5 महीने 29 दिन तैयारी करने पर हम लोग लगा रहे हैं। इसका मतलब इसमें सबसे मुख्य बात तैयारी है। 1 दिन का आंदोलन है, 5 महीने 29 दिन तैयारी करने का मुद्दा है। तैयारी करने से क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि तैयारी करने से क्या होगा। 6.5 लाख गांव है और 6,000 जाति के टुकड़े हैं। ये 2 बहुत बड़े ऑब्स्टेकल है हमारे आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए। तो ये ऑब्स्टेकल जो रुकावटें हैं दूर करनी होगी। ये दूर करने के लिए हम लोगों को तैयारी करने पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। तो लोगों को केवल तैयारी करने के लिए कहा जाए तो लोग तो करेंगे नहीं, वे तैयारी करो। तो इसलिए ये आंदोलन घोषित किया गया है। तो अपने अपने जिले में जब आप आंदोलन करोगे तो आंदोलन तो तब करोगे जब आपका बूथ लेवल का संगठन खड़ा होगा। आपके पास जिला लेवल का संगठन चाहिए, आपके पास तहसील लेवल का संगठन चाहिए। अगर आपके पास जिला लेवल का नहीं है तो स्टेट के लोगों की जिम्मेदारी है कि जिला लेवल का आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करें। फिर जिले लेवल के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो तहसील लेवल का संगठन खड़ा करे, वो भी आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करे। वामसिक तो बुनियादी संगठन है, वो तो कर्मचारी लोगों का संगठन है। आपको अभी जो कर्मचारी नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग जो कर्मचारी नहीं है, उन लोगों का आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करना है। तो आपने मान लो आंदोलन खड़ा करने का काम करना है तो तहसील में आंदोलन खड़ा करने का काम करना है, ये 5 महीने 29 दिन में। फिर तहसील के लोगों की मदद से ब्लॉक में, आपके बिहार में ब्लॉक होता है क्या? उसके नीचे न्याय पंचायत भी होता है शायद। ब्लॉक के नीचे न्याय पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के बाद न्याय पंचायत होता है। अच्छा, मतलब तालुका के बाद ब्लॉक पंचायत और ब्लॉक पंचायत के बाद ग्राम पंचायत। तो कई राज्यों में न्याय पंचायत भी होता है ब्लॉक के नीचे। शायद उत्तर प्रदेश में या किसी राज्य में मैंने देखा, हाँ यूपी में न्याय पंचायत, ब्लॉक पंचायत के नीचे न्याय पंचायत होता है, न्याय पंचायत के नीचे ग्राम पंचायत होता है और ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम होता है। कहीं ग्रुप ग्राम पंचायत होता है। एक ग्राम की ग्राम पंचायत नहीं बन सकती संख्या के अभाव में, तो 2 गांव 3 गांव 4 गांव 5 गांव 6 गांव की मिलकर की ग्राम पंचायत होती है। और फिर ग्राम पंचायत के नीचे हम लोगों को संगठन अगर बनाना है तो वो है बूथ लेवल का, जैसे ग्राम पंचायत। वो ग्राम पंचायत में 7 लोग मेंबर चुनकर जाते हैं, तो इसका मतलब है
7 जो है वहाँ बूथ होंगे, 7 बूथ होंगे, तो 7 बूथ से वो चुनाव जो है वहां चुनकर जाते हैं। तो ये जो बूथ है, बूथ के नीचे क्या है, बूथ के नीचे मान लो एक बूथ 1000 वोटों का होता है। अगर एक बूथ 1000 वोटों का लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक बूथ 1000 वोटों का होता है, तो 1000 वोट में वैरायटी वोट होते हैं, शेड्यूल कास्ट के होते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल टाइप के होते हैं, एक्सट्रीम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के होते हैं, शेड्यूल टाइप के होते हैं, मोस्ट बैकवर्ड शेड्यूल टाइप के होते हैं, नॉमिनिक टाइप के होते हैं, फिर एमबीसी के होते हैं, फिर ओबीसी के होते हैं, फिर इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत के होते हैं। ऐसे 14 से 15 समूह है। अब 14 से 15 समूह और सारे देश भर में लगभग 15 लाख बूथ होते हैं। अभी पिछले बार 13 साढ़े 13 लाख बूथ थे, ऐसा चुनाव आयोग ने घोषित किया था। तो 15 लाख बूथ इंटू 15, ये जो हम लोग सामाजिक समूह की बात करते हैं, अगर इसकी गिनती करो तो ये लगभग 2 करोड़ सामाजिक समूह बनते हैं। अगर ये 2 करोड़ सामाजिक समूह बनते हैं तो 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन बनेगा। इतनी अगर आप चाहो प्लानिंग बनाकर, जैसे अगर मैं आपको कहूं 2 करोड़ बनाओ सामाजिक समूह, तो ये बिहार के लोगों का काम नहीं है, ये देश के लोगों का काम है। 2 करोड़ सामाजिक समूह बनाना ये बिहार के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं तो आप लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकली बहुत प्रेशर पड़ेगा, 2 करोड़ कैसे बनेगा भाई, तो जिंदगी लग जाएगा, नहीं बनेगा। तो आपको बनाना ही नहीं, 2 करोड़ आपको नहीं बनाना है, आपको बिहार में जितना बनाने के लिए कहा गया है उतना बनाना है। और मान लो बिहार में 40 जिले हैं, 38 जिले हैं। अगर 38 जिले हैं तो वो जितने बूथ बनाने हैं उसको आपको 38 जिलों में डिवाइड करना है। 38 जिलों में डिवाइड करना है तो आपको एक एक जिले में लिमिटेड बूथ आएगा। लोकसभा में जो बूथ है उस हिसाब से उसकी संख्या बनेगी। और अगर आप इस तरह से बूथ लेवल का संगठन खड़ा करते हैं तो इससे क्या होगा, लोकसभा का, फिर विधानसभा का, और इस तरह से बूथ लेवल का संगठन आपका खड़ा होगा। अगर आपने ये बूथ लेवल का संगठन खड़ा कर दिया तो उसके बाद उसके नीचे सामाजिक समूहों का संगठन खड़ा करना है, और इस तरह से आपको इतना करना है। 2 करोड़ में आपको 2 करोड़ नहीं करना है, आपके बिहार के हिस्से में जितना आएगा उतना करना है बिहार के लोगों को। मान लो कि ये बिहार ए के अम्बेडकर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है, तो ए के अम्बेडकर की जिम्मेदारी होगी सारे बिहार में बनाने की। मगर आप लोग जो यहाँ बुलाए गए हैं, क्यों बुलाए गए हैं, वो अकेले ए के अम्बेडकर की जिम्मेदारी नहीं है, आपके जिलों की जिम्मेदारी आपकी है, आपके जिलों में आपकी जिम्मेदारी है। आपको बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना है, और फिर आपको अगर कम समय में खड़ा करना है तो कैसे करोगे, तो आपको जिले लेवल के जो कार्यकर्ता है उनको चाहिए कि वो तहसील जो लोग हैं, तहसील के जो लोग हैं, तहसील के लोगों को तहसील में जाकर कमेटी बनाओ। तहसील में कमेटी बनाने के बाद में फिर तहसील के कमेटी के लोगों की जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राम पंचायत की कमेटियां बनाए। तो एक तहसील में 150-200 कमेटियां हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 150-200 कमेटियां ग्राम पंचायत हो सकता है। और इसका मतलब है तहसील के कार्यकर्ता को केवल 150-200 ही करना है। सारे बिहार को काम करना है कि अम्बेडकर को मान लो तो कई हजारों में होगा, मगर तहसील में अगर आपको करना है, जिला के लोगों की जिम्मेदारी भी डिस्ट्रीब्यूट होगी तहसील में, तो 150-200 ही बनाना है।
और एक कार्यकर्ता तहसील में अगर संकल्प कर लेता है, एक कार्यकर्ता संकल्प कर लेता है, तो साल भर में वो बूथ लेवल का संगठन अकेले ही खड़ा कर सकता है, एक कार्यकर्ता कर सकता है। एक जिला में औसतन 1800 बूथ आते हैं। हाँ, 1800 2000 आते हैं। तो एक कार्यकर्ता तहसील में चाहे केवल एक ही कार्यकर्ता है, केवल संकल्प करने वाला चाहिए। मैं 32 राज्यों में अकेला ही संगठन बनाया है इतना बड़ा। चुनाव आयोग को घेरने के लिए सारे देश भर के लाखों लोग लेकर गए हम लोग। उसके बाद चुनाव आयोग की परिस्थिति खराब हो गई, चुनाव आयोग पर बहुत ज्यादा भारी दबाव पड़ा। अभी आने वाले समय में चुनाव आयोग का यूज किया जा रहा है। बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग दोनों चुनाव आयोग का यूज कर रहे हैं, और चुनाव आयोग का यूज करके वो ईवीएम मशीन के माध्यम से ये सारी गड़बड़ियां कर रहे हैं। मैंने ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग को ये पेपर ट्रेल मशीन लगाया। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के द्वारा क्या होता है, पहले तो आप वोट डालते थे ईवीएम मशीन में, तो दिखाई भी नहीं देता था। मगर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और ये पेपर ट्रेल मशीन लगवाई। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ कि आपने जिसको बटन दबाया वो स्टैम्प पेपर लगा हुआ आपको आंखों से दिखाई देता है कि हाँ, यहाँ पर हमने लगा हुआ है। मगर टेक्नोलॉजी में वो चांद पर आदमी जाता है तो वहां से टेलीफोन पर बात हो जाती है। टेक्नोलॉजी को ऐसा कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी ने भगवान का काम अपने हाथ में ले लिया। पहले जो भगवान करता था, सारे लोग हैं, तमाम लोग भगवान के जो काम हम नहीं कर सकते होते, ये भगवान का काम। मगर अब इंसान ने कहा ना, ये भी काम हम ही कर लेते हैं। तो चांद पर भेज दिया और लोग चांद पर चलता हुआ फोटो दिखा रहे हैं भारत की दुनिया में, जिसको हमारे लोग जो है दर्शन करते थे, पूर्णिमा के चांद को ऐसा दर्शन करते थे। उस पर वॉकिंग कर रहा था आदमी जाकर के। अरे भगवान के सर पर पैर रख के वॉकिंग कर रहा आदमी। तो यानी काल्पनिक बातें नहीं, लोग टीवी पर दिख रहा है। तो इस तरह से इंसान जो है टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हुआ। तो टेक्नोलॉजी ने लगभग भगवान का काम अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा कहा जा सकता है। इतना बड़ा काम अभी हो गया है। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी बनाने वाले लोग हैं, उनके घर में फोटो वोटो भगवान का नहीं होता है, उनके घर में टेक्नोलॉजी का हाँ, वो सारा काम वो ही कर लेते हैं। तो इसलिए अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ये काम हो रहा है, तो ये काम नहीं हो सकता कि जो पेपर ट्रेल में ठप्पा लगा है आपका, आपने देखा, आपको गारंटी होगा हमारा ठप्पा लग गया। मशीन में जाने के बाद वो ठप्पे वाला गायब हो जाए और कोई और ही साला ठप्पा लग जाए, तो टेक्नोलॉजी में कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी है ना, जब आपका ठप्पा लगाया हो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है, वो मशीन के अंदर जाने के बाद वो कहीं और ठप्पा लगा रहा है। मशीन तो ऐसे भी बनाई जा सकती है कि जो अंदर जाने के बाद वो कहीं और ठप्पा लगा दे, और ठप्पा लगाने के बाद जो और ठप्पा लगा हुआ जो वोट है वो काउंटिंग के लिए रेडी रहे। बाकी आपने जो डाला हुआ उधर ही रहे, शांत रहे, भाई तुम सोते रहो। और जो दूसरा ठप्पा लगाया है वो काउंटिंग के लिए आ जाए। टेक्नोलॉजी है, जब ये सारी चीजें कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जब सारी चीजें कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? सारी चीजें मशीन कर रही है तो ये भी कर सकती है। क्यों?
टेक्नोलॉजी बनाना है। अच्छा, मशीन के अंदर जाता है, वो तो आंखों से दिख रहा है, आपने वोट डाला। जिस मशीन में जमा हो रहा है, उस मशीन के अंदर क्या हो रहा है, वो आज तक उस मशीन को खोलकर किसी को भी दिखाया नहीं। नोट करो, मैं खास बात बता रहा हूं। जिस मशीन में आपका वोट जमा हो रहा है, उस मशीन को अभी तक खोलकर नहीं दिखाया गया। उस मशीन को दो हिस्सों में बांटा हो सकता है। एक हिस्सों में हमारा जाके जमा हो रहा है और दूसरे हिस्से में काउंटिंग के लिए दूसरा तैयारी करके पहले से ही ठप्पा मार के रखा हो। अरे भाई, टेक्नोलॉजी है ना, एक मशीन के दो टुकड़े, दो हिस्से नहीं बनाए जा सकते। देखो, टेक्नोलॉजी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हैरान करने वाली बात है कि अभी महाराष्ट्र में बीजेपी को 288 विधानसभा में से 232 सीटें आई। बीजेपी वाले अरे ऐसा कैसे हुआ? बीजेपी वालों को भी यकीन नहीं आया, ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा प्लान बनाया गया, टेक्नोलॉजी के द्वारा प्लान बनाया जा सकता है और इस वजह से उनको ऐसी सीटें मिल सकती है। जब ऐसी सीटें मिल सकती है तो निश्चित रूप से ईवीएम मशीन के द्वारा ये सारा का सारा खेल हो रहा है। अब ये जो ईवीएम मशीन के द्वारा सारा खेल हो रहा है, ये ईवीएम मशीन असल में पहले हम ऐसा सोचते थे कि जनता एमएलए और एमपी को चुन रही है। जनता एमएलए और एमपी को चुन रही है, पहले ऐसा होता था, लोग ऐसा मानते थे। अब ईवीएम मशीन चुन रही है, तो वोटर लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। आजकल कोई राजनीतिक दल वोटर को पूछ ही नहीं रहा है। ईवीएम मशीन से करवाना है, वोटर को पूछने की क्या जरूरत है? वोटर का जो महत्व ईवीएम के पहले हुआ करता था वो खत्म हो गया। वो ईवीएम के नियंत्रण में आ गया सारा का सारा मामला। और इसलिए जो शासक वर्ग है वो सत्ता में पहुंचने के बाद ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है, ऐसे फैसले कर रहा है जैसे फैसले करने के लिए उसको डर लगता था कि पता नहीं चुनाव में जनता क्या कर लेगी। ऐसे ऐसे फैसले कर रहा है और इस वजह से ये लोग जो है ईवीएम मशीन की वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि जब हमको ईवीएम मशीन के द्वारा ही चुनकर आना है तो लोगों की चिंता करने की क्या जरूरत है। एक काम हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये 108 साल का संघर्ष फुले शाह अम्बेडकर के द्वारा जो किया गया, उसके बाद संविधान है। फुले शाह अम्बेडकर का जो आंदोलन चला 108 साल, गिनती करो, 108 साल का संघर्ष हुआ। 108 साल का संघर्ष करने के बाद वोट का अधिकार मिला। वोट के अधिकार का क्या मतलब है? हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता। हमारे बहुत सारे लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आती। उधर वोट चलते रहता है, वो हमारा आदमी शाम की 4 बजे तक उसके पास जाओ, अरे वोट करने नहीं गए तो क्या बोलता कि नहीं अभी तक पैसा नहीं आया हमारे पास। 4 बज गए अभी तक नहीं गए कि हाँ जाने वाले हैं, वो राह देख रहे हैं। किसका राह देख रहे हैं? कहने पैसा नहीं आया अभी तक। हमारे पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी है, अरे ये वोट का जो अधिकार है पैसा नहीं आया। तो पढ़े लिखे लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए
कि जो अल्पसंख्याक वर्ग के लोग हैं 3.5% ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.5%। 3.5% वाले लोग अगर ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ ले तो उनका ग्राम पंचायत में 3.5% वोट के आधार पर सदस्य भी चुनकर नहीं आ सकता, तो सरपंच बनने का सवाल ही नहीं है। जो आदमी गांव का सरपंच नहीं बन सकता वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री बना रहा है। अब देखो, आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया, तो हम कल्पना करते हैं कि क्या सोचा हो, ब्राह्मणों ने क्या सोचा हो? अरे ये तो शूद्र आदमी है, ओबीसी का आदमी है, वर्ण व्यवस्था में शूद्र आदमी है, वर्ण व्यवस्था में हमने इनको अधिकार वंचित किया था, मतलब इनको प्रधानमंत्री बनावे, ऐसा सोचा होगा, इसको बनावे। तो उन्होंने सोचा होगा कि इनको बनाने के बाद भी पावर हमारे ही हाथ में रहेगा। हाँ, फिर ठीक, ऐसा सोचा होगा बनाते हो। अरे इसको प्रधानमंत्री बनाएंगे तो सारा पावर इसके हाथ में चला जाएगा। जिसको हमने वर्ण व्यवस्था में शूद्र बनाकर अधिकार वंचित किया था उसके हाथ में सारा पावर चला जाएगा। तो जो समझदार ब्राह्मण है जिसने सजेशन दिया होगा, अरे ऐसा थोड़ी ना होगा, हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का नॉमिनेट कर रहे। नॉमिनेट का मतलब है हम नामधारी ना प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अंग्रेजी का जो नॉमिनेट शब्द है उसका हिंदी में अनुवाद होता है नामधारी प्रधानमंत्री। आगे नामधारी कैसे? देखो नामधारी कैसे, उन्होंने आपस में सलाह की। नामधारी कैसे कि ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री तो बनाएंगे मगर ओबीसी की गिनती करने का अधिकार उसके पास नहीं होता। अच्छा ऐसा होगा? ऐसा होगा, कुत्ते का गिनती करने का हम अलाउ कर देंगे, बिल्ली का कर देंगे, हाँ करो, जानवरों का हाँ करो, ओबीसी का गिनती नहीं करना। बाकी सब कुत्ते बिल्ली जानवर सब लोगों का गिनती करो, ओबीसी का गिनती नहीं करना। नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रह चुका है, ओबीसी की गिनती की है? बोला किया तो था, किया तो ही नहीं मगर बोला भी नहीं। करूंगा, थोड़ा मौका देख के करूंगा, ऐसा भी नहीं बोला। 2 बार 5 साल की टर्म समाप्त हो गई, तीसरी टर्म शुरू हो गई। हो सकता है उसको चौथी बार भी उसी को रिकमेंड कर दे। तो वास्तविक सत्ता आरएसएस के जो ब्राह्मण ग्रुप है उनके नियंत्रण में है। वो फैसले कर रहे हैं मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो फैसला करने का अधिकार हम ऐसा मानते संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के पास है। और प्रधानमंत्री ओबीसी की गिनती करने का फैसला नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? जिसने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया उसके पास पावर, और वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब है? शपथ विधि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी ने लिया, फैसला करने का अधिकार जिन्होंने शपथ नहीं लिया उसी के पास। इसके लिए शब्द प्रयोग कर रहा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो शपथ विधि लेता है करता है उसके पास पावर है, मगर यहां क्या हो रहा है? फैसला वो आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करना है। तो मोदी वैसा नहीं कर रहे हैं। अब देखो, पहली बार भारत के इतिहास में देखो, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार वो इलाहाबाद में प्रयाग में कुंभ मेला 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है नरेंद्र मोदी। 15,000 करोड़ रुपए। कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया, गरीब के लिए कुछ करो, वो बोल रहा है। तो बोलता है धर्म विरोधी है। सर ये बड़ा अजीब किस्म का धर्म है जो धर्म अरे इंसानों के विरोध में काम कर रहा है। ये धर्म जो है ये बड़ा अजीब किस्म का मामला है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए कितना फायदे का है कि भारत सरकार का, टैक्स पेयर लोगों का, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है, पता है आप लोगों को? गरीब से गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी सब्जी नहीं खा सकता, नमक खाता है ना, नमक के साथ रोटी, नमक पर टैक्स होता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा गरीब आदमी भी टैक्स पेयर है। और वो 15,000 करोड़ में सबसे गरीब आदमी का भी पैसा लगा हुआ, जिसमें साला वो वहां कर रहा है, उधर खर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब है ऐसा नरेंद्र मोदी ने जो किया, तो क्या नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किया या उसको प्रधानमंत्री बनाने वालों ने किया? लगता तो नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी ने किया। तो आरएसएस के लोगों ने फैसला किया और नरेंद्र मोदी को कहा कि टप्पा लगा दो। अच्छा, मैं ऐसी बहुत सारी बातें पब्लिक में बोल रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ नरेंद्र मोदी एफआईआर नहीं कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि साले इस मुद्दे पर मैं जेल में चला जाऊं। जेल में जाते जाते जब गांधी जी महान हो गए, हम भी साला थोड़ा सा महान हो जाएंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा हो जाएंगे। अगर हमको कोई जेल में भेज दिया, उनको डर लग रहा है कि साला जेल में जाते जाते ही गांधी महान हो गया था, ये भी आदमी महान हो जाएगा। अभी आप गांधी जी के पुतले के पास जाके आपने कई बार गांधी जी का पुतला देखा होगा, मगर मेरे कहने पर एक बार नजदीक में जाकर देखो, गांधी जी के पुतले के पास जाकर देखो, गांधी जी के टांगों को देखो, तो आपको पता चलेगा अरे तो सिंगल हड्डी का आदमी है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, मगर मेरे कहने पर एक बार जाके देखो और देखो गांधी जी के टांग, सिंगल हड्डी का आदमी। गांधी जी की टांगे जो है वो डबल हड्डी वाला आदमी नहीं था, सिंगल हड्डी वाला आदमी। देहात में जो है ना, ये लोग जानते हैं पहलवान आदमी, टिलटिले आदमी देहात में होता है। क्या है टिलटिले है? गांव देहात में ऐसे शब्द बोले जाते हैं, अरे तो लकड़ी पहलवान है, ऐसा भी बोलते। तो गांधी जी ने जो है ये सारा गांधी जी के द्वारा ये सारे लोगों ने कर। तो इस तरीके से मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों को जो हक और अधिकार संविधान के द्वारा फुले शाह अम्बेडकर के माध्यम से जो आंदोलन चला, बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट का अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अधिकार हासिल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होता? तो अनुसूचित जाति और जनजाति का सबसे लड़ाकू आदमी चुनकर जाता, पार्लियामेंट में सबसे लड़ाकू आदमी चुनकर जाता। कैसे? शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया था। उसका क्या मीनिंग है? शेड्यूल कास्ट के ही वोटर होंगे और शेड्यूल कास्ट का ही कैंडिडेट होगा। दूसरे लोगों को वहां पर वोट डालने का भी अधिकार नहीं होगा और वहां चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होगा। शेड्यूल ट्राइब के आदमी का चुनाव क्षेत्र होगा, शेड्यूल ट्राइब का ही आदमी चुनाव लड़ेगा, शेड्यूल ट्राइब के ही आदमी को वोट डालने का अधिकार होगा। ये इसको कहते सेपरेट इलेक्टोरेट। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को कहा कि देखो, ये ब्राह्मण धर्मी लोगों ने हमें अनटचेबल बनाया, हमारे साथ अछूतपन का व्यवहार होता है, तो हमें तो कोई वोट देगा ही नहीं। तो इसलिए हमारा पहले से ही उन्होंने अलग करके रखा। ये देखो, कुएं में हमको पानी भरने नहीं देते, तो जब पहले से ही अलग है तो हमारा चुनाव क्षेत्र ही अलग कर दो। तो अंग्रेजों ने मान लिया कि सारा फैक्ट जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को दिया था, अंग्रेजों ने राज किया, तो अंग्रेज भी जानते थे। जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिला तो गांधी जी ने देखा, अरे ये तो बहुत लड़ाकू किस्म का आदमी चुनकर जाएगा, ये अकेला अम्बेडकर कंट्रोल में नहीं हो रहा है,
131 हो जाएगा, अंबेडकर की तरह लड़ाकू आदमी संसद में जाएगा, तो नेहरू और सरदार पटेल की सरकार तो चलने नहीं देगा। ये सरकार चलने नहीं देगा। ऐसे लड़ाकू किस्म के लोग संसद में जाएंगे, ये सरकार चलने नहीं देंगे। तो गांधी जी ने आमरण अनशन किया और 24 सितंबर 1932 को पुनः पैक्ट हुआ बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, कि तुम्हारा बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में गांधी ने उपवास किया कि तुमको ये जो अधिकार अंग्रेजों ने दिया है सेपरेट इलेक्टोरेट का, पीछे ले। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को कहा कि ये तो हमारे हक और अधिकार का मामला है, तुम हमारे हक और अधिकार के विरोध में उपवास कर रहे हो, मैं जान की बाजी लगा दूंगा, जान दे दूंगा, इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा। गांधी जी का कहना था इससे हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी को कहा, अभी रोटी बेटी का व्यवहार करते हो? गांधी जी को पूछा, रोटी का और बेटी का व्यवहार करते हो? नहीं। तो पहले से ही अलग है ना भाई, अलग कर रहे हो। आज तो पहले से ही अलग है, रोटी बेटी का व्यवहार तो कर नहीं रहे हो। जब पहले से ही अलग है तो हमारे ऊपर आरोप कैसे लगा रहे हो कि आप अलग कर रहे हो? क्योंकि रोटी बेटी का व्यवहार तो कर नहीं रहे हो, तो अलग ही है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने यह साबित कर दिया, तो गांधी जी की बात को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने नहीं माना और 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट लागू कर दिया। तब गांधी जी ने आमरण अनशन करने का ऐलान किया। तो जबरदस्ती हमारे अधिकार छीना। गांधी जी को लोग महात्मा कहते हैं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया भी जो लोग कहते हैं गांधी जी को महात्मा कहते हैं, ये तो हक और अधिकार, ज्यादातर गांधी जी को महात्मा कौन कहते हैं ना? गांधी जी को महात्मा ओबीसी के लोग, ब्राह्मण नहीं कहते, ओबीसी के लोग गांधी जी को महात्मा कहते हैं। अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार गांधी जी ने जब उपवास किया, तो ओबीसी के लोगों ने SC/ST को जो अधिकार मिला था, गांधी जी का समर्थन किया और उसके समर्थन की वजह से ये सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार समाप्त हो गया। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता और सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो गया होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का फैसला संविधान में ही लिख देते, 1950 में ही लागू हो जाता। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, उन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट अगर लागू हो गया होता, तो ओबीसी की गिनती करने का फैसला 1950 में ही हो गया होता, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के समर्थन से हो गया होता। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के अधिकार को सेपरेट इलेक्टोरेट के अधिकार से वंचित कर दिया, तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मामला अभी तक हुआ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के जॉइंट इलेक्टोरेट में जो एमएलए और एमपी चुनकर जा रहे हैं, वो बीजेपी के चुनकर जा रहे हैं, कांग्रेस के चुनकर जा रहे हैं। हमारे लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं मगर चुनकर जा रहे हैं। 78 एमपी चुनकर गए, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के 131 में 78 एमपी चुनकर गए बीजेपी के, और हमारे लोग बीजेपी के विरोध कर रहे, तो कैसे चुनकर गए? जॉइंट इलेक्टोरेट की वजह से चुनकर गए। यानी जॉइंट इलेक्टोरेट सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचाया कांग्रेस को, और जब सत्ता बीजेपी की आई तो बीजेपी को पहुंचाया। इसका मतलब है गांधी जी ने केवल कांग्रेस के लिए मदद करने का काम नहीं किया, गांधी जी ने बीजेपी को भी मदद करने का काम किया। इसका मतलब यह है कांग्रेस के फायदा पहुंचने का मतलब है ब्राह्मण राज को गांधी जी ने फायदा पहुंचाया, बीजेपी के भी ब्राह्मण राज को गांधी जी ने फायदा पहुंचाया। बीजेपी के
ब्राह्मण राज को फायदा पहुंचाने की वजह से, कांग्रेस के ब्राह्मण राज को फायदा पहुंचाने की वजह से ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही। ये तो गांधी जी की वजह से हो गया। यानी आज ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है, उसके लिए तो गांधी जी जिम्मेदार है। अगर सेपरेट इलेक्टेड लागू हो गया होता तो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल ट्राइब के होते, तो 1950 को संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखा, उसी दौरान ओबीसी की अधिकार का मामला लागू हो गया होता। तो ये बात ओबीसी के लोगों को पता ही नहीं। इसलिए ये जो परिस्थितियां है, ये परिस्थितियां बदलना। मैं ऐसा मानता हूं, ये जो जॉइंट इलेक्टेड है, ये तो ईवीएम मशीन से भी ज्यादा खतरनाक है। ये तो कानून बनाकर ऐसा किया, ईवीएम आने के पहले ऐसा किया, 1932 को ऐसा किया। ईवीएम मशीन अभी आया, मगर ये तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पहले से लागू है। मगर अभी जो ईवीएम आया, ये केवल एससी एसटी के विरोध में नहीं है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के विरोध में। तो इसका मतलब ये है कि जो जॉइंट इलेक्टेड लागू करने के लिए ओबीसी के लोगों ने गांधी और कांग्रेस को मदद किया, आज वो जॉइंट इलेक्टेड ओबीसी के विरोध में जा रहे हैं। क्योंकि जो कांग्रेस के लोग फैसला लेते हैं, जो बीजेपी के ब्राह्मण फैसला लेते हैं, कांग्रेस के ब्राह्मण फैसला लेते हैं, तो एससी एसटी के 131 मेंबर पार्लियामेंट को पूछते ही नहीं है। मानकर चलते हैं कि जो हम फैसला करेंगे उनको मानना है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को आने वाले समय में ये जो व्यवस्था उन्होंने बनाई, आजादी में व्यवस्था, तो ये प्रमाणित हो गया ये आजादी ही हमारी नहीं है। क्योंकि आजादी तो तब मानी जाएगी जब आजादी के अधिकार हो। हमारे पास तो आजादी के अधिकार नहीं आ रहे। हमारा मेंबर पार्लियामेंट जो 15 लाख वोट से चुनकर जाता है, उसको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं है। हमारा जो मेंबर पार्लियामेंट में चुनकर जा रहा 15 लाख वाला, 20 लाख वाला, 25 लाख वाला, उसको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं है। जब उसको बोलने का अधिकार नहीं है तो हमारे पास कहां से है? हमारे पास कहां से आएगा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आजादी हमारी आजादी नहीं है। तो भाई कोई काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, ये सारी सबूतों के आधार पर बता रहा हूं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आने वाले समय में जो सबसे अहम काम करना है, वो अहम काम ये है कि ये जो बूथ लेवल का जो काम है, तमाम बदलाव करना होगा। ये सारी चीजों में परिवर्तन लाना होगा। ये सारी चीजों में परिवर्तन लाने की ताकत कहां से आएगी? संगठित शक्ति में आएगी। तो 15 लाख बूथों पर और 2 करोड़ सामाजिक समूहों के संगठन पर हम लोगों को निर्माण करना होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले बूथ लेवल का संगठन और बूथ के नीचे सामाजिक समूहों का संगठन, 2 करोड़ सामाजिक समूहों का संगठन जब हम बनाएंगे तो संगठित शक्ति का निर्माण होगा। और संगठित शक्ति का निर्माण होगा तो इस संगठित शक्ति के बल पर जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सकते। अभी हम लोगों को बीमारी मालूम हो गई है, बीमारी का कारण मालूम हो गया है, बीमारी को कैसे हटाना है उसका तरीका मालूम हो गया है। तरीके पर अमल करने की केवल जरूरत है और तरीका बनाना जरूरी है। अगर ये इतना बड़ा संगठन जो हम बना सकते, मैंने अकेले ने ही 625 जिलों का और 3000 से ज्यादा जातियों का संगठन बनाया, तो ये बूथ लेवल का और बूथ के नीचे सामाजिक समूहों का संगठन बनाने का मामला है।
और आपको ये इतना सारा करना नहीं है, आपको केवल अपने जिले का करना है। सारे देश का करना मोहम्मद मेश्राम की जिम्मेदारी है। आपको केवल अपने जिले का करना है, और जिले में भी कैसे करना है, आपको तहसीलों के लोगों की मदद लेकर तहसीलों का करना है। तहसील के लोगों की तैयारी करो, तहसील का काम वो खुद करेगा। 150-200 गांव का, 150-200 बूथ का वो करेगा। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा संगठन बनाने का काम करना है, और ये संगठन बनाने के लिए आपको संगठन से जो भी हेल्प चाहिए, जो भी मदद चाहिए, उसके लिए तुम तो रेडी हैं सारे देश भर में। इसके लिए आपको कैसे करना होगा, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, सब रेडी है। आपको अपने तहसीलों में बूथ लेवल का संगठन और सामाजिक समूहों का संगठन करना है, केवल तहसील का, सारे देश का नहीं, सारे राज्य का भी नहीं, आपके तहसील का खड़ा करना है। अगर ऐसा आप करते हो, मैं आपको थोड़ा आसान करके बता रहा हूं, तो आपके दिमाग पर प्रेशर आएगा, अरे इतना कैसे होगा, 2 करोड़ नहीं होगा, आपके दिमाग में आएगा नहीं होगा। तो आपको बता रहा हूं कि आपके तहसील में और तहसील के नीचे भी सामाजिक समूहों में करना है, भौगोलिक नेटवर्किंग और सोशल नेटवर्किंग करना है, अपने अपने तहसील का करना है। और आपको उस करने के लिए जो मदद चाहिए वो संगठन से लेना है, उसकी बौद्धिक मदद लेनी है। आपको जो भी दिक्कत आती है टेलीफोन से पूछ लेना है, रुकावटें सारी दूर हो जाएगी। क्योंकि आपकी दिक्कत आ सकती, कैसे होगा पूछ लेना। तो मैं साथियों इतना ही कहना चाहता हूं, ऐसा करने से ये विशाल संगठन खड़ा हो जाता है। और 24 सितंबर 2025 को 13वां पुनः पैक्ट धिक्कार दिवस, 93वां पुनः पैक्ट धिक्कार दिवस आयोजित करेंगे बिहार प्रदेश में। और 24 सितंबर 25 को ये गांधी मैदान में रैली आयोजित करेंगे, महारैली आयोजित करेंगे। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की, आरपीएम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वावधान में ये होगा, ऐसा मैं ऐलान करता हूं। और इसकी तैयारी करने के लिए आप सभी लोगों को अनुरोध करता हूं, ऐसा आप करेंगे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय आदरणीय मोहम्मद मेश्राम साहब, जो विस्तार से बिहार प्रदेश के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का आपने मार्गदर्शन किया। साथियों, ये